नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम मिश्रा आप सभी के सामने आज क्लास 9 का इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर्स देख लेते हैं, हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने से इकोनॉमिक्स में। और क्लास 9 की इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी इकोनॉमिक्स होती है और ये जो होती है एक ऐसी पुस्तक है, मतलब ऐसी बुक्स हैं ये क्लास 9th के, जिससे कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि हकीकत में इकोनॉमिक्स है क्या। तो इसी को समझने के लिए सबसे पहले हम जो है, किसी को भी अगर इकोनॉमिक्स में समस्या है, किसी को इकोनॉमिक्स में अगर प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सबसे पहले जो है क्लास 9 से शुरू करें और क्लास 9 की बेसिक चीज़ों को देखिए कि एक बेसिक चीज़ क्या है। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि आप जो हैं खुद को विजुलाइज करने का प्रयास करें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी आप बुक्स में पढ़ रहे हैं आप उसको खुद को विजुलाइज करने का प्रयास करें कि वास्तव में ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो देख लीजिए, हम चैप्टर्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर्स में। तो क्लास 9 की चैप्टर 1 है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल्स एज रिसोर्सेज, चैप्टर 3 में है पॉवर्टी, चैप्टर 4 में फूड सिक्योरिटी। सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। इस 4 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उन सभी को इकोनॉमिक्स की बेसिक सब प्रॉब्लम जो है उनसे मतलब कि निजात मिलेगा, उनसे छुटकारा मिलेगा प्रॉब्लम से। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ पालमपुर विलेज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पालमपुर विलेज की कहानी है वास्तव में एक ऐसी स्टोरी है जिसके माध्यम से हमें जो है एक देश की समस्या या देश की क्या हालात हैं, वो हालात जो है हमें इस स्टोरी के माध्यम से समझने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू जो है तुमने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो है हमारे देश की क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हमको प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। वास्तव में इकोनॉमिक्स ये है कि हम किस तरीके से अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उस समस्या का समाधान निकाल सकें। मान लीजिए कि अगर 1991 की बात करें तो हम लोग जो हैं बहुत ही एक क्राइसिस से गुजर रहे थे और उस समय हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे उन्होंने एलपीजी का प्रस्ताव लाया और एलपीजी के माध्यम से जो है हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव किया। तो वो उन्होंने जो एक एलपीजी का माध्यम लाया था, चूँकि वो एक इकोनॉमिस्ट थे तो उनको पता था कि हमें देश की समस्या को कैसे दूर करना है। तो एक अच्छा इकोनॉमिस्ट ही देश को अच्छी तरह से चला सकता है, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट को ही पता होता है कि देश में आखिर अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाए। और इसलिए इसका नाम भी है इकोनॉमिक्स, हिंदी में इसका नाम है अर्थशास्त्र। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में जो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, चैप्टर 1 है क्लास 9 का इकोनॉमिक्स। तो इसका ओवरव्यू है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक पालमपुर गांव है, उस गांव में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या कमी हुई है, सरकार ने उस कमी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए ऑल ओवर इंडिया में। तो फिर इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कि अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग हमें सजेशन दें, मैं आपको आग्रह करता हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम पढ़ना शुरू करें पालमपुर के बारे में, तो पालमपुर जो है एक बहुत ही अच्छा कनेक्टेड शहर है, अपने कनेक्टेड माफ़ कीजिएगा, पालमपुर एक अच्छा गांव है, बहुत ही एक अच्छा गांव है जो कि शहर से कनेक्टेड है। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब तक कोई भी गांव शहर से कनेक्टेड नहीं होगा तब तक उस गांव का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि गांव में क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि गांव में जो है प्रोडक्शन अगर हो तो भाई उसे क्या करे, प्रोडक्शन का कोई जब उसको बेचने वाला खरीदने वाला ना हो, खरीद बिक्री ना हो। मान लीजिए आपके पास खेत है, आपने बहुत अच्छी मात्रा में अनाज को उगाया है और इतना ज़्यादा अनाज हो गया कि आप उसे खा नहीं सकते, अनाज बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप चाहेंगे कि आप अनाज को बेचें शहर जा कर के। तो शहर जाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको अच्छे रोड्स मिले। अब ऐसा तो नहीं है कि पुराने ज़माने की तरह आप बैलगाड़ी का इस्तेमाल करेंगे या घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। दुनिया आधुनिक हो चुकी है, दुनिया जो है अब जो है बहुत तेज़ गति से विकास करती जा रही है। तो इसलिए जो है अगर आपके गांव का विकास होना है तो गांव को शहर से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। तो पालमपुर के बारे में ही बताया जा रहा है कि पालमपुर जो है एक वेल कनेक्टेड
गांव है शहर जो शहर से जुड़ा हुआ है। एक रायगंज है, एक एक बड़ा सा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एक बेसिक सा मोटा मोटा मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि पालमपुर एक गांव है जो शहर से जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि पालमपुर की क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, लोग किस तरीके से रहते हैं, कितने फैमिली रहते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में हम लोग। तो बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है यहाँ पे पालमपुर गांव में है, जो कि गांव से शहर जाते हैं। जैसे तांगा हो गया, आप जो जानते होंगे, बग्गी हो गई, मान लीजिए कि बफेलो जो होती है, एक जो कि गुड़ को लोड करके जाती है। और भी बहुत सारे वस्तु हो गए, जैसे कि मोटर व्हीकल, और बहुत सारे वस्तु जैसे मोटर व्हीकल्स हो गए, जो मोटरसाइकिल्स हो गए, जीप्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए। आप जानते होंगे अगर गांव से शहर को जोड़ दिया जाए, अगर अच्छी खासी रोड बन जाए, तो बहुत से ऐसे तरीके से ईजाद हो जाते हैं, बहुत ईजाद हो जाते हैं जिसके माध्यम से जो है गांव का विकास हो सके। तो इस पालमपुर गांव के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पालमपुर में क्या है, लगभग 450 फैमिली रहते हैं, जिसमें कि 80 जो हैं वो अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इन अपर कास्ट फैमिलीज के पास है गांव की अधिकतम ज़मीन है। सबसे अधिक ज़मीन आप जानते होंगे कि भाई, तो हमारे जो देश में जो जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो माफ़ कीजिएगा कुछ गलती अगर हो जाए तो फिर मैं अब दोबारा कह रहा हूँ, तो जो ओबीसी हैं, जो भी एससी एसटी है, उनके पास उतनी अधिक ज़मीन नहीं होती है। तो क्या है कि अभी भी हमारे देश में ऐसी स्थिति है। मैं खुद अपने गांव की बात बता रहा हूँ कि वहाँ भी जो है, अभी सरकार ने तो कुछ किया और लोग पढ़ने लगे तो थोड़ी बहुत जानकारी होने लगी, नहीं तो बहुत सालों तक, मान लीजिए मैं 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो अभी उनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। और बहुत सी ऐसे क्षेत्र है जहाँ भी अभी दलितों की स्थिति ऐसी है। वो भी तो जनरली दलित क्या कहें, अलग नहीं कर सकते, वो इंसान ही, सब इंसान है, सब में एक जान होती है, सब में एक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें जो 80 अपर कास्ट के परिवार रहते हैं, जिनके पास गांव की अधिकतम ज़मीन है, मतलब मेजोरिटी ज़मीन है, मेजोरिटी ऑफ लैंड है, तो इनके घर जो हैं बहुत बड़े हैं, पक्के के बने होते हैं, ईंटे के बने होते हैं। तो जो एससी हैं, दलित हैं, जो कि गांव के 1/3 पॉपुलेशन को कवर करते हैं, मान लीजिए 33% की बात करूं, तो वो गांव के एक कोने में रहते हैं। आप देखते होंगे, अगर जो गांव में रहते होंगे तो फिर उनके पास बहुत ही छोटे मोटे घर होते हैं, जो कि एक मड से बने। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर 10-15 साल, 20 साल, 30 साल पहले तो क्या होता कि गांव में, माफ़ कीजिएगा, भारत में अधिकतर जगह जो था वो एक बस्ती बनी होती थी। मान लीजिए कि वो जो होता है ना, जैसे गेहूं का जो होता है, ये काटने के बाद जो आता है, उसे क्या क्या कहते हैं पता नहीं, तो लोग उसी का जो छत बनाते थे, मिट्टी की दीवार बनाते थे। तो ऐसे लोग रहा करते थे। तो अधिकतर जगह में तो अब ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन जो स्टोरी बताई जा रही है पालमपुर की, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पालमपुर में जो जो दलित हैं, जो कि गांव की 1/3 पॉपुलेशन को कवर करते हैं, वे अभी जो है मड और स्ट्रॉ वाले हाउसेस में रहते हैं। तो अधिकतर जो घर हैं, अधिकतर घर में जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। सोच लीजिए इतना समृद्ध गांव है, जब इसके बारे में लिखा जा रहा होगा तभी वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन सारे हम, और जब मैं क्लास 9 में था तब भी मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तब भी जो है इसके बारे में वही जानकारी मिली थी, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। तो वही बात है। और इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है, जो कि सभी ट्यूबवेल से जुड़े हुए फील्ड में, मान लीजिए कि सिंचाई करने की बात है, तो आपको आजकल तो सरकार भी सब्सिडी दे रही है, तो उसके मदद से आप लोग जो है माफ़ कीजिएगा, जो किसान जो हैं वो किसान खरीदते हैं, किसान खरीद के सिंचाई के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पालमपुर में क्या है, ये तो मैंने आपको बताया कि भाई कि इलेक्ट्रिसिटी है, और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके वो किसान क्या करते हैं, वो खेतों की सिंचाई करते हैं। पालमपुर में दूसरी बात बताऊँ, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल्स हैं। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चला जाता है, गवर्नमेंट बेस्ड है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे मतलब कि कमज़ोर लोगों का, मतलब कि जो बीमारी है उसकी इलाज की जाती है। तो द डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है इसके बारे में, ये सब दिखाता है कि पालमपुर जो है एक अच्छा डेवलप्ड सिस्टम, अच्छा गांव है, जहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में रोड्स डेवलप हुए हैं, ट्रांसपोर्ट डेवलप्स हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशंस हैं, तो और स्कूल्स, हेल्थ सेंटर है। एक गांव को क्या चाहिए, गांव में किसान रहते हैं, गांव में बच्चे रहते हैं, गांव में और परिवार रहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी यही होती है कि बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल खोल दे, लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार एक अच्छा अस्पताल खोल दे।
तो किसानों की सिंचाई के लिए जो है कि मदद करने के लिए सरकार जो है इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करे, जो भी आधुनिक सिस्टम है उसकी व्यवस्था करे, जिससे किसानों का पैदावार अच्छा हो। यही सब ज़रूरत है एक गाँव में रहने वाले लोगों की। और तो और बोले तो एक अच्छा रोड कनेक्टेड हो जाए, जिससे कि गांव के लोग अगर फसल का उत्पादन करते हैं तो वे लोग उसका व्यापार भी कर सकें, ऐसी सी बात है। तो जो जो गांव की एक पालमपुर जो है, एक पालमपुर की जो स्टोरी है, ये एक इमेजिनरी विलेज है, जिसके माध्यम से हम लोग इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि उस गांव में जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैसी है। तो जो हमने स्टोरी बताई एक गांव की, उस गांव की एक कॉमन बात है कि हर एक गांव में जो है एग्रीकल्चर जो होती है वो कॉमन पॉइंट है। हर एक गांव में जो होती है एग्रीकल्चर होती है। ऐसा कोई गांव ही नहीं जिसमें जहाँ पे खेती ना हो, जहाँ पे खेती ना फिर गांव कैसा। और इसलिए आप जानते हैं कि भारत को जो है गांव का देश भी कहा जाता है, तो कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, तो आप सब जानते होंगे। तो पालमपुर में जो है वो खेती के अलावा प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी होते हैं, जैसे कि नॉन फार्म एक्टिविटी होते थे, जैसे कि जिसमें कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, ट्रांसपोर्ट आते हैं, शॉपकीपिंग आते हैं। जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि मान लीजिए कि हमारे आसपास में जो है एक छोटा मोटा 2 फैक्ट्रीज है। एक तो है नमकीन बनाने वाली है, लोकल है। एक कलश की बनाती है, स्वाद की बनाती है। और जो है एक छोटे मोटे जो है फैक्ट्री मेरे बगल में। तो एक ऐसे आप लोग पढ़ देंगे कि भाई छोटे मोटे फैक्ट्री एमएसएमई का एक उदाहरण है। तो इसके माध्यम से आप लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि हकीकत में हम लोग कैसे समझे। बच्चे जो है इसको इसलिए समझ नहीं पाते हैं कि उनको इस बात का मीनिंग समझ में आता है ना कि अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि उन्हें इतना डेवलप नहीं है उनका माइंड अभी। इसलिए इसके माध्यम से बच्चों के माइंड को देश के प्रति, देश की अर्थव्यवस्था के प्रति डेवलप किया जाता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में जो है किस तरीके से योगदान होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 9 के बच्चे पढ़ते हैं, या मान लीजिए कि जिनका इकोनॉमिक्स बढ़िया नहीं है वो भी अगर पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो भी सोचते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। उनका माइंड डेवलप होता है, वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हर एक लोग जो है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। अब मान लीजिए आप अपने गांव गए, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप जो है अपने गांव के विकास के लिए कुछ सोचेंगे कि पैदावार किसानों की कैसे बढ़े, बच्चों की शिक्षा कैसे दी जाए, महिलाओं को जो है कैसे रोजगार दिया जाए, इस तरीके से हेल्थ सेक्टर में कैसे वृद्धि की जाए। तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं, आप एजुकेटेड हैं। तो इसके माध्यम से तो यही बात जो है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ें तो इकोनॉमिक्स पर जो एक विजुअलाइजेशन के माध्यम से पढ़े कि भाई जो हाँ ये हमारे सामने हो रहा है। मान लीजिए मैंने एग्रीकल्चर की बात किया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, मैंने ट्रांसपोर्ट की बात की, क्या आप लोग नहीं देखे हैं? जो छोटे बच्चे जो सुन रहे हैं वो भी तो नहीं देखे हैं, सब देखें। बस वो प्रैक्टिकली देखें। उन्हें अगर हम पढ़ाते हैं तो उन्हें जो है प्रैक्टिकली बेस्ड पढ़ाएं कि देखो भाई तुम जो ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हो वो ट्रांसपोर्ट ये सब है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो आप छोटा मोटा फैक्ट्री दिखा दीजिएगा, आस-पास में कोई हो। आटा चक्की भी एक छोटी मोटी मशीन ही है। तो इस तरीके से जो हम लोग गांव के बारे में जानते हैं। तो इस गांव के बारे में हमने जो बात किया, इसके माध्यम से हमें इस गांव की जानकारी मिल गई कि गांव की वास्तविक जानकारी क्या है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो होता है प्रोडक्शंस का जो उद्देश्य जो होता है वो उस तरह की गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना होता है जिसको हम चाहते हैं। मान लीजिए कि आप जो हैं चाहते हैं कुछ, अगर बाज़ार में कुछ हो रहा है तो बाज़ार को बनाने से क्या फ़ायदा। बाज़ार का मतलब ये होता है कि जो आप डिमांड करते हैं, जो मतलब कि वही जो है मार्केट में सप्लाई होता है। मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। कस्टमर जो डिमांड करेगा, जिस हिसाब से कस्टमर वहाँ पे है, तो उस हिसाब से मार्केट में जो होते हैं वो सप्लाई की जाती है। तो सबसे पहला जो है, आप अगर किसी भी देश को विकास करना चाहते हैं तो क्या है कि भाई आपके पास ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन पे आप खेती कर सकते हैं, ज़मीन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी खड़ी कर सकते हैं, तो और बहुत चीज़ें कर सकते हैं ज़मीन पे। मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए ज़मीन होनी चाहिए। मान लीजिए मैं आपको चाइना का उदाहरण दूँ। चाइना के पास क्या है ना कि ज़मीन उतनी नहीं है। जब भी उसको ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ती है कि अब ज़मीन कम पड़ रही है, ऐसे करे, तो वो क्या करती है कि अदर कंट्रीज़ की क्या करती है, ज़मीन को हड़पना शुरू कर देती है। जितने भी बॉर्डर हैं उसके लगते हैं चाइना से, सभी के साथ उसका झगड़ा है। आप इतना सोच रहे थे कि मुझे हंसी आ रही है कि रूस का व्लादिवोस्टोक है, अब वो बोल रहा है कि मेरा है।
वो 1860 से पहले वास्तव में उसका था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी उसका हो जाए। इसका मतलब कि पाकिस्तान बांग्लादेश तो भारत का हो गया इसका मतलब। तो एक दिल में मत लीजिएगा जो सुन रहे हैं, बस एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले जो देश की विकास के लिए ज़रूरत है वो है ज़मीन, कि आपके पास अच्छा ज़मीन होना चाहिए अच्छी क्वालिटी की। तो और अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल हो गए। मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन में पानी नहीं है, यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, पे मिनरल, ज़मीन किस काम का। मान लीजिए आप, मैं आपको उदाहरण दूँ, एक महाराष्ट्र में है लातूर। आपने लातूर की प्रॉब्लम सोच जानते होंगे आप लोग कि लातूर की क्या समस्या। यहाँ पे लोगों के पास पीने को पानी नहीं था, ज़मीन बहुत ज़्यादा था। जिसके पास 2-2 एकड़ ज़मीन थी, 5-5 एकड़ तक की जिसके पास ज़मीन थी, जैसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ, वो तो वे लोग जो हैं एक छोटे मोटे कंपनी में झाड़ू लगाने के लिए विवश थे। तो ज़मीन का होना बड़ी बात नहीं है। ज़मीन की में क्या है, मान लीजिए कि ज़मीन के अंदर पानी है, ज़मीन वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे मिनरल्स है कि नहीं है, तभी तो फ़ायदा मिलेगा। सॉइल प्रोडक्टिविटी वहाँ की कैसा की प्रोडक्शन हो सके, तो ये सब ज़रूरत है। दूसरा है लेबर। मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, अब ज़मीन पे काम करने वाले कोई किसान रहेंगे नहीं, तो ज़मीन तो अपने आप प्रोडक्शन करेगी नहीं। वहाँ पे लेबर जाएंगे, मान लीजिए कि जो भी लेबर को हायर करते हैं, जो अगर मेहनत करेंगे, आप श्रम करेंगे, आपकी ज़मीन है, आपने कुछ उगाया, आप कुछ उगाएंगे तभी तो पैदावार बढ़ेगी। आप कुछ उगाएंगे नहीं, आप उसमें कुछ अपना समय नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे, पैदावार कैसे बढ़ेगी। तो देखिए आपके आसपास जो खेत है, ज़मीन है, वहाँ पे लोग मेहनत मजदूरी करके क्या करते हैं, वो पैदावार बढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं, उसके माध्यम से जो पैसे, जो अन्न उपजते हैं, तो उस अन्न को क्या करते हैं, थोड़े बहुत अपने पास रख लेते हैं, और बचे कुछ अन्न को जो है उस शहर में बेच देते हैं, जो कि एक अच्छा डेवलप्ड एरिया। मान लीजिए कि जो भी पंजाब हरियाणा के लोग हैं, अगर अच्छी तरह से कनेक्टिविटी है सर के साथ, वो अच्छा बेच देते हैं, सेविंग्स रख करके। वहाँ पे प्रोडक्शन भी अच्छी होती है, ग्रीन रिवोल्यूशन का ज़्यादा इफेक्ट पंजाब हरियाणा के इलाके में ज़्यादा हुआ था। तो देखते हैं, इसलिए पंजाब हरियाणा के किसानी करके लोग ज़्यादा अमीर बन गए एक तरीके से, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ तक क्या समझें कि हरियाणा का जो है ना, मतलब कि जो पर कैपिटा इनकम, वो केरल से मेरे ख्याल से ज़्यादा है। आप देख लीजिएगा एक बार, कहीं मैं गलत ना हो जाऊँ। तो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में, जिसमें कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए क्या है, मान लीजिए कि लेबर में कुछ लोग, जैसे कि मान लीजिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बस है कि वो बोझा उठाते हैं। मेरे ख्याल से मैं जनरली लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा। तो जो सिर्फ शारीरिक मजदूरी करते हैं, जो फिजिकल लेबर करते हैं, और कुछ जो होते हैं उसकी पढ़ लिख के जाते हैं, जैसे आप पढ़ रहे लिख रहे हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आप हैं स्किल्ड लेबर्स। तो लेबर्स में एक है कि एक है हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, जो है एक नेसेसरी टास्क को करते हैं, और दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए जो है, जो कि दूसरे एक्टिविटीज़ जो कि मैनुअल वर्क की, दूसरे माफ़ कीजिएगा, दूसरी एक्टिविटीज़ जो है जिसमें कि मैनुअल वर्क, जो मैनुअल वर्क कर सकते हैं। अब प्रत्येक वर्कर्स को क्या है कि प्रोडक्शंस के लिए एक क्या होता है कि एक मजदूरी दी जाती है। तो जो मान लें कि जो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल कैपिटल है। तो जो भी इनपुट्स ज़रूरत हैं प्रोडक्शन के दौरान, वो सब ज़रूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए फिजिकल कैपिटल क्या होते हैं, फिर टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। टूल्स की बात करें, औजार की बात करें, मशीन्स की बात करें, मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, खेती करने के लिए आपके क्या चाहिए, ट्रैक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक जो जोतने वाला जो होते हैं, और फावड़ा होना चाहिए, और बहुत से ऐसे हैं, जैसे कि मैं तो अपनी भाषा में कहूँगा एक, तो उसी भाषा में समझ जाइएगा कि बहुत सी, जैसे कि हार्वेस्टर होना चाहिए, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो इस तरह से मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो है अन्न का उत्पादन करने के, अन्न का उत्पादन करने का उदाहरण दे रहा हूँ। अगर इन्वेस्ट करने की बात हो तो बहुत बड़े बड़े जैसे क्रेन होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़मीन पे ही ना सब कुछ करेंगे, सब कुछ तो ज़मीन पे ही करना है। तो इस तरीके से टूल्स और मशीन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो किसी की मान लो कि मैंने फार्मर्स का उदाहरण दिया, कोई जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस तरीके से। तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको, वहाँ पर जनरेटर्स होना चाहिए, टर्बाइन्स होना चाहिए, बहुत सारे उदाहरण से कंप्यूटर्स होना चाहिए। तो टूल्स और मशीन्स जो है और बिल्डिंग्स जो हैं, जो प्रोडक्शंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, सालों साल इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि अगर आपने उसको एक बार खरीद लिया तो आप जो है उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चला सकते हो। मान लीजिए आपने ट्रैक्टर खरीदा उत्पादन करने के लिए, तो उत्पादन करने के लिए आपने जो ट्रैक्टर खरीदा है वो जो है, ऐसा तो नहीं कि आपने आज खरीदा हफ्ते भर में, मैंने बोला भाई ख़राब होगी बेच दो। आप उसको 5 साल 10 साल चलाएंगे। और आपने जो हार्वेस्टर खरीदा,
तो ये सब क्या है, आपने जो बिल्डिंग्स बनाई इन्वेस्टिंग करने के लिए, जो इन्वेस्टर बिल्डिंग बना ज़मीन पे, वो सब क्या है, अगर बिल्डिंग बना तो 30 साल 40 साल 50 साल तक चलेगा। तो ये सब एक फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आता है, क्योंकि इसकी एक बार खरीदने के बाद मतलब कि फिक्स्ड हो जाता है भैया कि हाँ अभी चलेगा। एक आता है रॉ मटेरियल और मनी जो हैंड में आता है। कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन ज़रूरत है, बहुत तरह के मटेरियल्स के लिए जो प्रोडक्शन ज़रूरत है, जैसे कि यार्न का इस्तेमाल जो होता है वो बुनने के लिए किया जाता है। आप जानते होंगे, आप क्लास 6 में पढ़े होंगे साइंस, तो जानते होंगे। और क्ले का इस्तेमाल जो होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। और कुछ मनी जो होता है हमेशा प्रोडक्शंस के दौरान जो होता है कुछ मनी की ज़रूरत होती है, जिसके कारण क्या होते हैं कि हम लोग जो है मज़दूर को पेमेंट कर सकें और जो होते हैं और ज़रूरत के सामान को खरीद सकें। रॉ मटेरियल्स और मनी जो होता है जो हाथ में होता है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल्स का मतलब है कि हमने जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम जो है सामान बना रहे हैं, और जो मनी का इस्तेमाल करके जो पैसा हम मजदूर को दे रहे हैं वो क्या है, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब वो होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब वो होता है जिसको हम एक बार खरीद लेते हैं तो सालों साल इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्डिंग ले लीजिए, मशीन ले लीजिए, टूल्स ले लीजिए। तो और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जो हम किसी सामान को बनाने के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए हमने पैसा क्या किया, पैसा जो है किसी चीज़ कोई सामान बना रहे हैं उसके लिए क्या करते हैं, जाते हैं बाज़ार से उसके कंपोनेंट्स खरीदते हैं, पार्ट्स खरीदते हैं बनाने के लिए। जैसे कि हमको मिट्टी के बर्तन के लिए क्ले चाहिए तो जाके क्ले लेके आते हैं। और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो है उनको जो है मजदूरी कर रहे हैं, उनको हमको पैसा देना है, तो पैसा वो क्या है, ये वर्किंग कैपिटल में आ गया। जैसे कि टूल्स मशीन और बिल्डर्स के तौर पे इनका भी इस्तेमाल जो है प्रोडक्शन के तौर पे तो मैंने बता दिया। और एक चौथा ज़रूरत क्या है कि हमें जो है एक अच्छा नॉलेज और इंटरप्राइज भी होना चाहिए, जो कि हमें जिसमें कि लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को मतलब कि एक साथ रख सकें, जिसके कारण कि हम जो है अपने हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। मतलब कि हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। कैपिटल में मैंने बोला फिजिकल कैपिटल बोला, और हमने बोला वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास ये सब है, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है कि हमें करना कैसे। मान लीजिए कि आपके पास लैंड है, आपके पास पैसा भी है, आपने खरीद लिया ट्रैक्टर। अब आपने क्या किया कि भाई आपने क्या किया, जाके जोत दिया, खेत को जोत दिया, मतलब खेत को जोत दिया है ना, तो जो प्रोडक्शन बुनाई करने के लिए। अब आपको पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से फसल को प्रोड्यूस करें, किस तरीके से हम लोग बीज डालें, किस तरीके से हम लोग फर्टिलाइजर डालें। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपके पास क्या है, आपके पास नॉलेज है तभी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये सब की सब बेकार है। इसलिए चौथा ज़रूरत जो है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आप लोग इस लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कैसे करें और किस स्तर पे करें, जिसके कारण कि आपको फ़ायदा हो। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो समझिए कि देश को ही फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आप अमीर बनते हैं तो देश भी अमीर बनता है। क्योंकि आप जो होते हैं, आप हम लोगों से देश बना हुआ है, देश को कैसा बनाना है ये लोग डिसाइड हम करते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने अच्छा काम किया तो देश का अच्छा नाम हुआ, हम लोगों ने बुरा काम किया देश का बुरा नाम हुआ। जैसे विजय माल्या हो गया, भाग गया, और नीरव मोदी भाग गया, तो उसके कारण देश की बदनामी हुई कि भारत में इतने भ्रष्टाचारी लोग रहते हैं। और हमारे देश में अब्दुल कलाम थे, और बहुत बड़े अच्छे नेता थे, बहुत बड़े बड़े हस्ती थे, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मतलब माफ़ कीजिए थे। तो उनके काम मतलब देश में इतने अच्छे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। और मिसाइल ओमिन किसे कहा जाता है, आप कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, आप तो कमेंट्स में रिप्लाई देंगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं बता दूंगा आपको अगले दिन। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि चौथा सिस्टम क्या है, नॉलेज भी ज़रूरत है, तो जिसके कारण कि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। इस समय में हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। हम जो हैं अधिक से अधिक ह्यूमन कैपिटल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे कि एक ह्यूमन को अगर आप एजुकेट कर देते हैं तो किस तरीके से एक ह्यूमन जो होता है वो देश को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा रोल निभा सकता है। उदाहरण आप जापान के लीजिए, बच्चे कुछ ये बात को हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप ये बताएं, जो पिक्चर जो है कि भाई इसमें जो लैंड क्या है, लेबर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, इसको पता है। लैंड के मतलब कि लैंड तो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, लेबर मजदूरी कर रहे हैं, ये मशीन जो है फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो इसे आपको खुद ही दिख रहा होगा, जो समझ सकते समझ जाएंगे अच्छी तरह से। हमने बता दिया अच्छी तरीके से, एक एक बात को डिटेल में बता दिया। तो जितने भी प्रोडक्शंस जो होते हैं वो सब जो होते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल्स को मिला करके ही होते हैं।
आपके पास लैंड है, आप उस पे लेबर कर रहे हैं, उस पे लेबर हो रहा है। फिजिकल कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल में क्या आ गया, फिक्स्ड कैपिटल आ गए, वर्किंग कैपिटल आ गए, और जो है ह्यूमन कैपिटल आ गया, मतलब नॉलेज हो गया। इस सभी चीज़ों को मिला करके ही आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि हमने पालमपुर के बारे में पढ़ा है, तो हमने जो है इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमको बताएं। हो सकता है कि थोड़े बहुत कुछ मिस्टेक हुए होंगे, तो आप हमको सजेस्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।